आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। सनातन धर्म के 16 संस्कारों से लेकर हमने ये अपना प्रोग्राम शुरू किया था। धीरे धीरे हमने एक एक संस्कार के बारे में डिस्कस किया, लोगों की प्रॉब्लम सुनी। श्री केपी पांडे जी के माध्यम से हमने हर एक संस्कार को काफी अच्छे से विस्तृत ढंग से जाना। और अब बारी आई है विवाह संस्कार की। विवाह जिसका नाम सुनकर घर वालों के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। लोग कपड़े बनवाने लगते हैं, ज्वेलरी का सिलेक्शन होने लगता है और सब अपनी अपनी छुट्टियां अप्लाई करने लगते हैं। कब कौन क्या पहनेगा, बेटी क्या पहनेगी, हम क्या पहनेंगे। और आजकल तो आपको पता ही है कि फंक्शन के हिसाब से लोगों का ड्रेस कोड होता है। हल्दी है, मेहंदी है, संगीत है, एंगेजमेंट है या शादी है। शादी के रात की रस्मों के लिए भी लोग अक्सर नए कपड़े बनवाते हैं। तो अब हम पंडित जी से पूछना चाहेंगे कि पंडित जी, विवाह तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है जी। और विवाह की स्टेप तक पहुंचने से पहले हमें कई संस्कारों से होकर गुजरना रहता है। बिल्कुल। विवाह से 2-3 महीने पहले से एक एक करके सारे संस्कार शुरू होते हैं। तो हमने सारी बातों के बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब मुझे ये बताइए कि विवाह में जो मुहूर्त निकालते हैं या जो ग्रह नक्षत्र देखते हैं, वो किस तरह से देखना चाहिए और वो कितना जरूरी है। अपने सनातन धर्म के 16 संस्कारों के इस सफर में मैंने सभी संस्कारों के बारे में आपको बताया। विवाह संस्कार का भी जब आरंभ किया तो कुंडली मिलान से लेकर के सभी दोष और उनके निवारण तक की चर्चा मैंने की। फाइनली वो समय आ गया कि अब विवाह करा ही दिया जाए। अब विवाह कराने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कौन सी बात है, कौन सा प्रश्न है, वो है विवाह का मुहूर्त। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि दोस्तों, अगर एक गलत मुहूर्त में या बिना ग्रह नक्षत्र की जांच किए कि कब कौन सा मुहूर्त शुभ है, लड़के लड़कियों की कुंडली के हिसाब से भी होता है, तो ये जो मुहूर्त है, समझ लीजिए अगर आपने अच्छा नहीं सेलेक्ट किया या आपने कुछ इसको हल्के में ले लिया तो इसका वैवाहिक जीवन पे बहुत असर पड़ता है। हम सनातनी लोग अपने व्यवहारिक जीवन में जितने भी पर्व मनाते हैं जी, वो ल्यूनर सिस्टम पे हैं, चांद्र पद्धति पे हैं। जी, लेकिन विवाह के जो मुहूर्त हैं यह सोलर सिस्टम पे है। हमारे पूर्वांचल में इसको बोलते हैं विवाह की लगन शुरू हो गई, मतलब विवाह के मुहूर्त शुरू हो गए। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब इसमें बोलते हैं विवाह के साये शुरू हो गए। जी, सब एक ही बात है, यानी विवाह के शुभ मुहूर्त। तो विवाह के लिए जो मुहूर्त लेते हैं, सबसे पहली बात यही है कि ये सौर मास के ऊपर आधारित है। चंद्र मास का इसमें विशेष नहीं। हाँ, और सौर मास का मतलब होता है जब सूर्य वृश्चिक राशि में हो। जैसे अभी तुला राशि से निकल करके वृश्चिक में आए हैं तो विवाह शुरू हो गया है। और 15 दिसंबर की रात को सूर्य भगवान धनु राशि में चले जाएंगे तो खर मास लग जाएगा। खर मास इसलिए बता देता हूं कि खर मास क्या है। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, मीन और धनु। धनु इसी दिसंबर में पड़ती है, मीन पड़ेगी मार्च टू अप्रैल। तो जब सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशि में ट्रांजिट करते हैं तो वह अवधि खर मास कहलाती है। पंडित जी, यहाँ मेरा एक प्रश्न है कि खरवास में जहाँ तक मुझे ज्ञान है, शादी ही नहीं बल्कि कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। संस्कारों से संबंधित बहुतायत कार्यक्रम हैं जो कि नहीं होते। जी, जैसे मान लीजिए गृह प्रवेश हो, गृह प्रवेश नहीं होगा, मुंडन नहीं होगा, जनेऊ नहीं होगा और विवाह तो बंद ही हो जाएंगे। जी, मतलब शुभ काम की कैटेगरी में जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं या आपको नया ऑफिस लेना है, भूमि पूजन करना है, ऐसा कोई भी सारे कार्य रुक जाते हैं। जी, जब सूर्य वृश्चिक राशि में हो, अभी हैं वृश्चिक में, मकर राशि में, कुंभ में, मेष में, वृषभ में और मिथुन राशि में। मिथुन राशि का मतलब हुआ जुलाई में 14-15 तारीख के आसपास हरिशयन की एकादशी पड़ती है, हरिशयन हो जाता है। तो मिथुन राशि में ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु के सोने से पहले ये इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और जो त्याज्य है वो है खर मास।
खरमास 2 बार होता है। जी। अभी दिसंबर में 15 की 30 दिन का होता है। 15 दिसंबर की रात को सूर्य भगवान चले जाएंगे धनु में। जब तक ये धनु में रहेंगे खरमास कहलाएगा। 14 जनवरी को धनु से निकल के मकर में आएंगे तो हम मकर संक्रांति मनाते हैं और उस दिन ये खरमास खत्म हो जाता है। जी। फिर हम 13 मार्च तक आराम से सब कार्य करते हैं। 13-14 के आसपास सूर्य भगवान फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो फिर खरमास लग जाता है। उसको चैत्र का खरमास भी बोलते हैं और वो खत्म होता है 13-14 अप्रैल को। तब सूर्य देवता मीन राशि से निकल कर के मेष में आते हैं। जिस दिन मेष में आते हैं 13 या 14 को, उसी दिन बैसाखी भी मनाई जाती है और उसी दिन से हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम कोई भी शुभ काम स्टार्ट कर देते हैं। जी, तो सूर्य भगवान जो मैंने सौर मास बताए, इसमें जब गोचर करते हैं तब विवाह के मुहूर्त बनते हैं। और दूसरी बात है कि सौर मास पर जो सूर्य हैं, इनके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर हैं जो विवाह के लिए लिए जाते हैं। तो इसमें त्याज्य क्या है? खरमास त्याज्य है। दग्धा तिथि, अभी मुहूर्त की बात है, कभी मैं मुहूर्त पर वीडियो बनाऊंगा तो इसी परिभाषा बताऊंगा कि दग्धा तिथि कब होती है, मृत्युबाण कब होता है, ठीक है ना। तो अगर दग्धा तिथि है उस दिन भी विवाह नहीं होगा। मृत्यु बाण, 5 बाण होते हैं, सबके अलग अलग महत्व हैं। मृत्यु बाण विवाह में वर्जित है, ठीक है। ऐसा क्यों? जैसे मुहूर्त है, यह एनर्जी है, ये किसी फायदे और नुकसान को इंडिकेट करते हैं। जी। तो मृत्यु बाण जो है इसको विवाह में नहीं लिया जाता। अच्छा। चोर बाण है, यात्रा में नहीं लिया जाता। समझे कोई यात्रा कर रहा हो, चोर बाण है, चोरी होने की संभावना है। जा रहे हैं विवाह करने 100 लोग बारात लेकर के, तो मृत्यु बाण को बुरा मानते हैं, रास्ते में कोई दुर्घटना कुछ भला बुरा ना हो जाए, ठीक है। तो मृत्यु बाण। और एक चीज और आपने सुना होगा, तारा डूबना। जी। गुरु और शुक्र जब अस्त होते हैं तब भी विवाह के मुहूर्त नहीं होते और विवाह नहीं होता। तारा डूबना तो मैंने सुना है, बट ये जो आपने मृत्यु बाण और एक चोर बाण बोला, ये मतलब नॉर्मली आज तक किसी के मुंह से हमने नहीं सुना। हमारे घर में बहुत सारी शादियां होती हैं, पंडित जी लोग आते हैं, तो क्या मतलब अगर आप इस आज के जमाने के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोग इस चीज को ध्यान में रखते होंगे? बिल्कुल, सभी आचार्य जो अपने यजमानों के बच्चे बच्चियों की शादी की मुहूर्त का निर्धारण करते हैं, जी। सभी आचार्यगण इसका विशेष ध्यान रखते हैं। चोर बाण तो मैंने उदाहरण के लिए बताया, वो यात्रा में वर्जित है। मृत्यु बाण विवाह में पूर्णतया वर्जित है। और आज के वर्तमान समय में भी जितने भी आचार्य महोदय हैं, आचार्यगण हैं, सभी लोग जब अपने यजमान के बच्चा बच्ची के विवाह के लग्न का निर्धारण करते हैं तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि लग्न मुहूर्त जिस दिन हम रख रहे हैं उस दिन मृत्यु बाण न हो। इसका पूरी तरह से पालन किया जाता है। मतलब आप ये सोचिए शादी से पहले ही प्रॉब्लम होने वाली बात है। मार्ग में दुर्घटना हो सकती है, किसी कोई मर सकता है। अगर मृत्यु बाण रहेगा तो इसकी आशंका होती है कि मार्ग में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मर जाए बाराती में से, घराती में से। तो इसका यह भय माना गया है, इसलिए मृत्यु बाण का ध्यान रखते हैं और उसे त्याज्य करते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु और शुक्र अगर अस्त हों तो विवाह नहीं होते। उसमें शुक्र का अस्त होना विशेष मान्य है। शुक्र अस्त है तो किसी भी तरह से विवाह नहीं करना चाहिए, ना विवाह होता है। और इसके अतिरिक्त तिथियों की बात करें, रिक्ता तिथि, मैं तो हर एपिसोड में ये बात 2-3 बार रिपीट किया हूँ। रिक्ता तिथि 4-9-14, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी छोड़ सकें तो उत्तम है। वरना अगर आपके पास मुहूर्तों की कमी है और रिक्ता तिथि पड़ रही है, मुहूर्त बाकी सब तरीके से उत्तम है, तो इसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। पहला, छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ सकते तो इसको पूर्ण त्याज्य नहीं है, अपरिहार्य स्थिति में इसको ले भी सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को एक बार आप फिर से बता दें आखिर रिक्ता तिथि होती क्या है, जिससे उनको और अच्छे से समझ में आए। मैं पिछले एपिसोड में, हर एपिसोड में इसकी चर्चा किया हूँ जी। और इसका सीधा सा सूत्र है 4-9-14, दोनों पक्षों की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। अच्छा। इन 3 तिथियों को रिक्ता तिथि कहते हैं। इनको छोड़ सकें तो छोड़ देना चाहिए, और नहीं छोड़ सकते कि आपका पूरा मुहूर्त सही है, समय भी आपके पास कम है, बहुत इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ वही सही है, दिक्कत क्या है जी, 4-9-14 में से एक तिथि है, तो इतनी समस्या नहीं है, फिर आप उसे ले लीजिए।
अगर छोड़ सकते हैं तो ठीक, वरना लिया जा सकता है। और इसके बाद अगर हम नक्षत्रों की बात करें विवाह के, हमारे 27 नक्षत्र हैं। अगर हम अभिजीत को भी ले लें तो 28। विवाह के लिए जितने हमारे ध्रुव स्थिर नक्षत्र हैं, विवाह का मतलब क्या होता है, किसी का विवाह हो तो स्थिर रहे। अब आदमी हर तीसरे साल विवाह तो नहीं करेगा ना। जी। तो विवाह के लिए सर्वप्रथम जो ध्रुव स्थिर नक्षत्रों की भी अपनी प्रकृति है, बताया हूं मैं पीछे के वीडियो। ध्रुव स्थिर नक्षत्र कौन है? तीनों उत्तरा जो है हमारी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा खाड़ा, उत्तरा भाद्रपद जी। ये तीनों नक्षत्र हैं। और साथ में आती है रोहिणी। ये 4 नक्षत्र ऐसे हैं जो ध्रुव स्थिर नक्षत्र कहलाते हैं। इसके अलावा जो मृदुमैत नक्षत्र हैं उसमें से मृगशिरा, रेवती, अनुराधा और मूल। किसी का जन्म हो तो मूल से घबराते हैं, और विवाह मूल नक्षत्र को प्रशस्त माना गया है। जी। और मुझे जहाँ तक पता है कि अगर मूल नक्षत्र में किसी का जन्म हो रहा है, जन्म किसी बच्चे का मूल में हो तो उससे लोग घबराते हैं, उसकी शांति पूजा होती है। लेकिन विवाह में मूल नक्षत्र को बहुत ही उत्तम माना गया है। इसके अतिरिक्त स्वाति है, मघा नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है। इनको श्रेष्ठ नक्षत्रों में गिना गया है विवाह के लिए। उत्तम मान सकते हैं इसको? मान सकते हैं नहीं, मानते ही हैं जी। इनको विवाह के लिए उत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है कि जो यजुर्वेदी शाखा के लोग हैं जी, अगर आवश्यकता पड़ जाए, जो नक्षत्र मैंने अभी बताए अगर ये न मिल पा रहे हों, बाकी सब चीज़ें मिल रही हों, तो अश्वनी, चित्रा, श्रवण और यहाँ तक कि धनिष्ठा को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं जी। लेकिन अधिकाधिक लोग इसको छोड़ते ही हैं। ठीक है, अधिकाधिक लोग इसको परहेज ही करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि वार कौन सा लेना है, तो वार में सोमवार हो गया, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये श्रेष्ठ हैं। बाकी जो और वार हैं वो हमारे मध्यम हैं, लेकिन मने वो भी नहीं हैं। मंगलवार को भी बारात जाती है, फेरे पड़ते हैं, विवाह होता है, सिंदूरदान होता है। ठीक है, ये उत्तम है। बाकियों को कहा गया मध्यम, त्याज्य कोई नहीं है। आप किसी भी दिन मुहूर्त मिलता है तो विवाह कर सकते हैं। आपके पास अवसर है छांटने का तो इनको पहले ले लीजिए, उनको बाद के लिए छोड़ दीजिए। और नहीं समय है तो त्याज्य नहीं है, बस कैटेगरी ए और बी है, उत्तम और मध्यम। हाँ, त्याज्य नहीं है। और अगर हम आगे बात करें मुहूर्त में, तो भद्रा, विवाह में भद्रा को छोड़ना चाहिए जी। और 4 हमारे स्थिर करण होते हैं जो अमावस्या के आसपास ही पड़ते हैं और बाकी नहीं पड़ते। शकुनी, चतुष्पद, नाग, केतुग्न, ये 4 करण ऐसे हैं, इनको स्थिर करण कहा जाता है। ये अमावस तिथि के आसपास अगर आपको मुहूर्त मिल रहा है, अमावस के करण है, तो इनको भी छोड़ना चाहिए और उस समय विवाह का लगन नहीं रखना चाहिए। तो हमने क्या देखा? मास में सौर मास देखा, हमने चंद्रमास नहीं देखा जी, है ना, सौर मास सौर देखा। मास देखा। इसके बाद हमने नक्षत्र कौन से लेने हैं उसकी भी बात मैंने बताई, वार कौन से लेना है ये भी बता दिया, तिथि कौन सी लेनी है वो भी इसमें इंगित कर रहा हूं मैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसका नाम ही है लगन। मैंने क्या कहा था शुरू में कि पूर्वांचल में विवाह के शुभ मुहूर्त को क्या कहते हैं? लग्न आरंभ हो गए भाई, लग्न स्टार्ट हो गए। यहाँ कहते हैं साय स्टार्ट हो गए। ये जो लग्न आया है ना, आप विचार कर सकती हैं लग्न कहाँ से आया। किसी का जन्म हुआ तो उसकी जन्म पत्रिका बन गई जी। आप जाते होंगे किसी की सगाई में, रिंग सेरेमनी में, तो वहाँ आचार्य लोग बैठ करके विवाह की लगन पत्रिका भी लिखते हैं। यानी जिस मुहूर्त में फेरे पड़वाने हैं, जैसे जन्म हुआ तो किस लगन में जन्म हुआ, वो कुंडली बन गई जीवन भर के लिए। तो 2 लोगों को एक करना है पति पत्नी के रूप में, तो जिस शुभ मुहूर्त में उनके फेरे पड़वाने हैं वो लगन कौन सा होगा, उसी को कहते हैं विवाह लगन।
ये भी अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, आधार है पूरा। शास्त्र हमारा कहता है, ऋषिगण का कथन है कि अगर लग्न शुद्ध हो तो बहुत से दोषों का निवारण स्वतः हो जाता है। लग्न अशुद्ध नहीं होना चाहिए। तो विवाह के लिए जो लग्न लेते हैं उसमें प्राथमिकता दी जाती है स्थिर लगन को। जैसे मैंने स्थिर नक्षत्र लिए थे ना जी, उसी तरह लगन भी स्थिर लिए जाते हैं। वृषभ हो गया, वृश्चिक हो गया, ठीक है, सिंह लगन भी स्थिर में आती। कुंभ 2, 5, 8, 11 ये 4 लगन जो हैं वो स्थिर लगन हैं। तो इसमें फेरे पड़वाना प्राथमिकता दी जाती है। अब ये नहीं मिल रहे हैं तो चर लगन भी चलेगा, द्वि स्वभाव भी चलेगा, लेकिन प्राथमिकता होती है कि यदि हमें स्थिर लगन मिल जाए जी, और वो दोषों से रहित हो तो हम पहली प्राथमिकता स्थिर लगन को देते हैं। अब इसमें कोई दोष हो, वो ऐसा दोष है जो अनएवॉइडेबल है, जिसको एवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर चर लगन अगर शुद्ध मिल रहा है तो उसको भी ले लेते हैं। द्वि स्वभाव मिल जाता है तो उसको भी ले लेते हैं। तो विवाह में सिर्फ लगन को महत्व देते हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ उस विवाह की लगन कुंडली में ग्रहों का भी बहुत बड़ा महत्व है कि ग्रह कहाँ होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए, कौन सा ग्रह कहाँ होना चाहिए। तो इस स्थिति में जब हम किसी की विवाह लगन पत्रिका तैयार करते हैं तो उसमें जो मुख्य रूप से ग्रहों को देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो विवाह का लग्न है उसमें विवाह लग्न में चंद्रमा या कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। लग्न में चंद्रमा बैठा है तो भी ठीक नहीं है, और कोई भी पाप ग्रह है, मंगल है, शनि है, राहु केतु हैं, नहीं चलेंगे, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो विवाह लग्न में चंद्रमा या कोई पाप ग्रह नहीं हो। इसके बाद तीसरे घर में, थर्ड हाउस में शुक्र नहीं होना चाहिए। छठे घर में शुक्र और चंद्रमा और वर कन्या दोनों में से किसी के भी जन्म लग्न पत्रिका का जन्म लग्नेश ग्रह नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं मैं कि कोई अश्विनी लगन का है, सॉरी मेष लगन का है जी, कोई वर मेष लगन का है तो लग्नेश क्या हुआ, मंगल। कन्या मिथुन की है तो मिथुन लगन की तो लग्नेश हुआ बुध जी। तो छठे घर में शुक्र चंद्रमा तो उस दिन नहीं होनी चाहिए जिस दिन हमें विवाह करना है। छठे घर में लड़के का लग्नेश मंगल और कन्या का लग्नेश बुध, इन दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। देखिए दर्शकों, आप ये सारी जो गूढ़ बातें पंडित जी बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक गलती की वजह से फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये एपिसोड इसीलिए हम लोग बहुत डिटेल्ड बना रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए जिसको ना बताने से दिक्कत हो। और इस समय की कमी को देखते हुए हमें इसका दूसरा एपिसोड भी बनाना पड़ेगा। हम माफ़ी चाहते हैं कि हम आपको यहाँ पे रोक रहे हैं। तो दर्शकों, अगले हफ्ते हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे विवाह संस्कार का दूसरा एपिसोड लेके। तब तक के लिए नमस्कार।